नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इन न्यूज। मैं हूं सुनिंदर शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत में पिछले कुछ दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर खासी चर्चा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उनके जो सदर हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके बयानों को लेकर चर्चा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही है उसको लेकर भी चर्चा है और सियासत गर्मा रही है। खास बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अब जो प्रधान पद की जिम्मेदारी है, यानी प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारी है, वो संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनकी सेहत जो है वो इस बात की इजाजत नहीं दे रही। और वहीं उन्होंने साथ ही साथ एक बयान ये भी दे दिया कि वो अगला चुनाव जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होगा वो जरूर लड़ेंगे। तो इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर नेता, पूर्व एमएलसी और प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद साहब। बशीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। बशीर साहब, क्या माना जाए कि इस बार नेशनल में कॉन्फ्रेंस में जो डेमोक्रेसी है वो बहाल होगी? चूंकि जो आपकी अपोजिशन है वो लगातार ये लगाती रहती है आरोप की पिता पुत्र वाली पॉलिटिक्स चलती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या उम्मीद की जाए, क्या उम्मीद लगाई जाए? बहाल, आपने जो वर्ड यूज किया कि डेमोक्रेसी बहाल होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, जमहूरियत में यकीन रखती है। अब मैं जमहूरियत और डेमोक्रेटिक पार्टी, चूँकि उर्दू में जमहूरियत यूज करते हैं। जी जी। जमहूरियत एक तो होती है कि असेंबली सतह पे, एक होती है अंदर की जमहूरियत पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी। इनर डेमोक्रेसी ये हमेशा उसी से जुड़ा हुआ ये हमेशा रहा है। और हमारा जो सिस्टम है पार्टी का, वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि हम पहले मेंबरशिप करते हैं, मेंबरशिप करने के बाद डेलीगेट बनाते हैं। उस मेंबरशिप के आधार पे उस डेलीगेट का जो रोल बनता है वो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और जब इलेक्टोरल कॉलेज होता है तो वो हम उस इलेक्टोरल कॉलेज को आगे चलाते हैं और फिर बनाते हैं ब्लॉक कमेटियाँ। फिर वही इलेक्टोरल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बना के प्रोविंशियल लेवल की कमेटी बनती है और उसके बाद सदर का चुनाव होता है। तो आपको याद होगा कि हमारा जो ये प्रोसेस है पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। अब सदर का चुनाव जो है वो ड्यू था और वो इसलिए चूँकि थोड़ा सा हो गया, बीच में हालात भी इधर आज के जो हालात हैं उस तरह ठीक नहीं हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये प्रोसेस चल रहा था। इस प्रोसेस को हम अब कंप्लीट करने जा रहे थे। तो श्रीनगर में फारूक साहब ने एक मीटिंग में कहा कि भाई अब पार्टी फैसला करे कि क्या करना है, मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही है कहा। लेकिन ये लाइट वैन में था। फारूक साहब का जहाँ का जो तलक है वो यह है कि फारूक साहब के मुकाबले का ना नेशनल लेवल के ऊपर लीडर है ना इंटरनेशनल लेवल। तो बड़ा लाइटर मोड में कह दिया कि मैं अब ये नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने इसी इनर डेमोक्रेसी को बहाल करते हुए कहा कि भाई कोई भी जो साथी है वो आए सामने और इस सिस्टम को बड़ी अब पूरा फोकस जो है वो इस बात पर है कि ताजपोशी किसकी होगी। क्योंकि बड़े सारे आपके पार्टी के नेताओं के साथ हमारी आफ्टर रिकॉर्ड भी बात हुई तो कहा नहीं जा रहा कि कोई सामने आने वाला है। देखिए, पहली चीज ये है कि इसको ताजपोशी नहीं कहते। ताजपोशी महाराजाओं के जमाने में एक वर्ड होता था ताजपोशी। ताजपोशी नहीं है, उसको कहेंगे हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेटिकली जो सारे प्रोसेस आगे चला है, अब उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एंड तक पहुंचाने के लिए फारूक साहब ने कहा कि भाई मैं अब मौका देता हूं कि आ जाए कोई नौजवान सामने जो इस चीज़ को संभाले। और जो आपने कहा पहले ही अपने रेफरेंस में कि अपोजिशन जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पिता पुत्र हो रहा है, सिर्फ खानदानी राज है। तो मैं ये कहूँगा कि खानदानी राज नहीं है, बल्कि ये लोगों का ट्रस्ट है। मैंने चूँकि शेर कश्मीर के साथ काम किया है, लोगों ने शेर कश्मीर को ट्रस्ट किया। शेर कश्मीर जेल में भी रहे लेकिन तब भी लोग शेख साहब के साथ खड़े रहे। शेर कश्मीर दोबारा आए, उन्होंने हुकूमत संभाली, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा रिवाइव किया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस आज आगे चल रही है। बशीर साहब, ये तो बड़ा एक जनरल परसेप्शन होता है कि नेता जिसकी पीठ पर हाथ रखेगा वही आगे आएगा। अब फारूक साहब किसकी पीठ पर हाथ रखते हैं? जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, अभी तो माना जा रहा है कि फ्रंट रनर जो है वो उमर साहब ही है। ऐसा नहीं, अभी तो किसी ने फॉर्म नहीं भरा है। अभी तो सिर्फ एक शेड्यूल आया है कि 5 दिसंबर का। नहीं,
1 दिसंबर तक जो है वो उन्होंने प्रोसेस शुरू करना है। ये हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो ये होता है कि डेलीगेट जो हैं उन डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगा वहाँ से कि वो किसको प्रपोज करते हैं डेलीगेट्स, तो वो 1 दिसंबर तक है। उसके बाद जो फॉर्म भरेगा उसके सामने उन चीज़ों को रखेगा। अगर 2-3 बंदे खड़े हो जाते हैं, 4 बंदे खड़े हो जाते हैं, 5 होते हैं, तो फिर बाज़ाब्ता। हालांकि उसकी गुंजाइश बड़ी कम लग रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर साहब भी यहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं। उमर साहब ने 2000 के आसपास संभाला था और उसके बाद 2008 तक वो सदर रहे। और उमर साहब की कैपेबिलिटी का भी कोई जवाब नहीं है। हमारे पास, हम खुशकिस्मत है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप है जो किसी के पास नहीं है। चाहे हम अपोजिशन में रहें, चाहे हम हुकूमत में रहें। हम हुकूमत में भी रहे हैं, आज अपोजिशन में भी हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जी साहब, ये भी एक एनालिसिस है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है कि अगर तो उमर साहब जो है वो प्रेसिडेंट पोस्ट पर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि फारूक साहब का एक साइलेंट सपोर्ट तो होगा उनको, क्योंकि उनके बिना या उनकी मर्जी के बिना तो कोई प्रधान नहीं बन पाएगा। दूसरा ये कि जो पिछला एक्सपीरियंस रहा उमर साहब का बतौर सदर के तौर पर, जो पुरानी लीडरशिप है पार्टी की, वो उनके साथ कहीं उनका बैठता नहीं है, तो ये एक खुलकर विरोध होने की भी स्थिति है। ऐसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिसिप्लिन पार्टी है। जब तक फैसला नहीं होता है कि कौन हेड करेगा, तब तक हर एक को हक है कि वो अपना क्लेम पेश करेगा। जिस वक्त फैसला हो जाएगा, फिर जो आपने कहा ना कि सीनियर लोग या जूनियर लोग, यहाँ स्टार तो नहीं होते हैं कि भाई यहाँ लगा है किसी को 3 स्टार है, किसी को 2। हम सब कुलीग हैं। उनमें से एक आदमी ने सदर बनना है या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनना है। आपको याद होगा कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे देवेंद्र राणा साहब, चले गए। हमने यूनानी मसली गुप्ता साहब को बनाया। गुप्ता साहब उससे पहले भी प्रेसिडेंट बिल्कुल रहे, सदोत्रा साहब रहे हैं। अब हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जिसको कमांड दी जाती है, उस कमांड को चलाने के लिए मजमूई तौर पे जो हमारा सिस्टम है, वो जो ब्लॉक कमेटियाँ होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ होती हैं, उनका व्यू शामिल रहता है। और फिर उसके बाद मशवरे से ही ये चीज़ें होती हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। रियासत की पार्टी है, हाँ, डेमोक्रेसी में यह हर एक को गुंजाइश होती है कि वो डिफ़र भी कर सकता है। वो अपना जो डिफ़र जहाँ करेगा उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जितना डिसिप्लिन है और किसी पार्टी में। ऋषि साहब, ये भी बात जैसा हमने कहा कि कई ऐसे नेता हैं, सीनियर नेता हैं, जो जैसा या उमर साहब जो वो कमांड नहीं कर पाए या वो उमर साहब के मुताबिक नहीं चल पाए। उसके बाद बड़े सारे नेताओं का जाना हुआ पार्टी से, अलग हो गए पार्टी से। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है कि कोई। हालांकि फारूक साहब ने अपील भी की कि जो लोग गए हैं वापस आ जाएं, जो भी चीज़ें हुई हम उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी भी ऐसे इख्तलाफ के ऊपर किसी ने नहीं छोड़ा कि जनाब मैं फलां को पसंद नहीं करता हूं या उसके एटीट्यूड को पसंद नहीं करता हूं या उसका सिस्टम ठीक था, ऐसा नहीं हुआ। अगर कुछ लोग गए, उनकी अपनी ज़ाती मजबूरियाँ थी तो मैं उसको कहूँगा कि उसमें हमेशा ये गुंजाइश रहती है। मैं आपको बताता हूँ, आर एस चिब साहब थे, वो वहाँ थे एयरफोर्स में थे। बिल्कुल, फारूक साहब ने बाकायदा उनको बुलाया, एमएलसी बनाया, मिनिस्टर बनाया। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद फिर दोबारा आए तो इलेक्शन कराया उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ हार गए। फिर उसके बाद दूसरा इलेक्शन पुंछ राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी कर हार गए, फिर चले गए। अब डेमोक्रेसी में दरवाज़ा खुला होता है आने का भी जाने का भी। तो मैं ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को हक है कि वो किसी चीज़ पे डिफ़र करे। मेरा कोई साथी मेरे से डिफ़र कर सकता है, उसकी गुंजाइश होती है, उसको डिस्कस करके डेमोक्रेटिकली रिजॉल्व करने का भी तरीका। ऋषि साहब, एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि फारूक साहब ने कहा कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, तो इसलिए मैं अब ये जिम्मेदारी छोड़ना चाहता हूँ। तो पार्टी थोड़ा सा मुझे लगता है डिमोरलाइज हुई। वो चाहते हैं कि अभी फारूक साहब जो है वो सरबराही करें पार्टी की। लेकिन दूसरा जो बयान फारूक साहब ने दिया कि मैं अभी चुनाव लड़ूंगा, उससे फिर से एक बार पार्टी जो जोश में आ गई कि अभी फारूक साहब संभालेंगे कमान। दो चीज़ें अलग अलग हैं। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में 1 दिसंबर तक ये तय होना है कि प्रपोजल्स क्या आते हैं। उसके बाद ये होता है कि लीडरशिप जो है, हमारी जो सीनियर लीडर्स हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि साहब हमने जिस तरह आपने कहा। मगर मैं समझता हूँ कि
उमर साहब और फारूक साहब में अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, जनरेशन गैप है। और फारूक साहब का जो तजर्बा है उस मामले में उमर साहब अभी क्योंकि जब से शुरू किया है, लेकिन उमर साहब ने भी अपनी कैपेबिलिटी इतनी दिखाई है कि उनके मुकाबले का भी कोई लीडर नहीं। अब जाती तौर पर आपको नहीं लगता कि जोश आ गया जब फारूक साहब कहते हैं कि मैं अभी चुनाव लड़ूंगा? नहीं, वो तो देखो ना, फारूक साहब ने जो इलेक्शन लड़ने का कहा वो ये है कि वो वक्त आ गया कि हमको स्पेस नहीं देना है। अगर हम इलेक्शन से बाहर आ जाते हैं तो मुफ्त में किसी को स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि हमने पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ा था। इसने लड़ा रहा था, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लड़ा था। कि उस वक्त हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा था कि आप 370 के मामले में ज़रा क्लियरेंस बताइए, कोर्ट के अंदर चल रहा था मसला, तो उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बाद में ताकत का इस्तेमाल करके, ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके वो कर लिया, और उसके बाद जो चीज़ें हुई हमने उसमें हिस्सा लिया। हमको लोगों ने ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हमको जी बीडीसी और डीडीसी में बड़ा कुछ मिला है। अगर आप देखें तो कुछ नहीं मिला है। हमको सबसे ज़्यादा सीटें फिर भी मिली, डिस्पाइट द फैक्ट के ज़्यादा कंपेन नहीं कर पाए, हमने लेट डिसीजन लिया, लेकिन हमको लोगों ने सपोर्ट दिया। लोगों का सपोर्ट आज भी हमारे साथ है। हम लोगों के ट्रस्ट के ऊपर आगे कदम उठाएंगे, और ये जो पार्टी के अंदर चीज़ें हैं डेमोक्रेटिकली, जिसको भी वो सदर बनेगा वो डेलीगेट्स बनाएंगे। अब ये है कि जो मोबिलाइजेशन हो रही है, फारूक साहब भी देख रहे हैं, हम लगातार वो जनसभाएं कर रहे हैं, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, तो पॉलिटिकल प्रोसेस यानी एक चुनावी प्रक्रिया की तैयारी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। चुनाव कब होने ये तो बीजेपी इलेक्शन नहीं, वो इलेक्शन कमीशन है, ये बीजेपी को फैसला करना है। वो कोई ना कोई बहाना करके इसको आगे ले जा रहे हैं। और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों का मिजाज जो है जम्मू में वो कुछ बदल गया है। बीजेपी को 2014 में लोगों ने जब लाया था तो एक चेंज के तौर पे लाया था, और बीजेपी ने जब मैसिव मैंडेट लोगों ने दिया उनको, उसका मिसयूज किया। अब लोग उस चेंज को महसूस कर रहे हैं, लेकिन डर की वजह से बोल नहीं रहे। अब जब डर की वजह से बोल नहीं रहे हैं तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन आए तो हम अपना वो अंदर का जो गुबार है निकालें। और चाहे आप ताजर से मिलिए, चाहे आप किसी क्या नाम है छोटे दुकानदार इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलिए, चाहे आप ये जो फैक्ट्रियाँ ये बात कर रहे हैं हमने जी इतना कुछ किया, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ डिबेट के इस हिस्से में कि 2014 से लेके आज तक 8 साल हो गए। कोई चीज़ जम्मू में, कश्मीर में बताएं जो चीज़ इससे पहले नहीं थी ये की, जिसमें कोई नौजवान को ऑब्जर्व किया हो, जिसमें मास एम्प्लॉयमेंट हुआ हो, नहीं। ऋषि साहब, उसी से मिलती बात यह है कि मुद्दों की कमी नहीं है, स्पेस है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये स्पेस मैनेजमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस वो किस हद तक कर पाएगी? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास इनकी तरह झूठ बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लोगों के पास जाना है, जो आज तक हुआ है वो हमने किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। चाहे कोलिशन में थे, चाहे हम फारूक साहब का जो 96 से लेके 2002 तक जो टेन्यूर रहा है, जिस वक्त सब जो आपने भी देखा होगा सब कुछ ख़त्म हो गया था, वो रीबिल्ड किया। बहुत मुश्किलात थी, फिर भी खड़े रहे। हमारे बहुत सारे साथियों ने कुर्बानी दे दी, फिर भी खड़े रहे। और 2008 से लेके 2014 तक हमने कोलिशन में हुकूमत की, जिसमें कांग्रेस भी शरीक थी। ये कभी कभी कहते हैं जी पंचायतें नहीं थी, पंचायतों के इलेक्शन कराए, ऐसा नहीं है। पंचायतों को पावर्स जो थे हमारे उसके वो नहीं। आज पंचायत वाले जो है रो रहे हैं, जो बने हैं उनको ये डीडीसी जितने भी आप देखिए, जितने भी फारूक साहब की भी रैलियां देखी हैं या स्टेटमेंट्स देखी हैं, वो सारी रैलियों में जो एड्रेसेस हैं या जो बयान है वो सिर्फ 370 और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस लेने के बयान के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। डेवलपमेंट्स की, उन चीजों की बड़ी कम बात हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस उसी के इर्द गिर्द नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी? ये बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, पहली चीज ये है कि वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा हमेशा रहेगा, और हमें ये मालूम है कि ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गया है। और ये 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल कूप किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कूप कहता हूं मैं। ये क्या कश्मीर की जो लोग हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं,
क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये सवाल नहीं करेंगे कि आप तो हमें 70 साल कहते रहे कि भाई इसको कोई छू भी नहीं सकता, और केंद्र सरकार ने तो एक झटके में तोड़ दिया। हाँ। तो आप कहाँ सोए थे? आप क्या करते रहे? आप क्या लोगों के साथ झूठ झूठ बोलते रहे कि इसको छेड़ा भी नहीं जा सकता, इसको छुआ भी नहीं जा मैं सकता? आपको आज भी हम कहते हैं, ताकत के बलबूते पे जब चीज़ें होती हैं, तो मैं आज भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि 370 या 35 को छेड़ने के लिए एक प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो तो खत्म थी। अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी तो जो असेंबली थी, इलेक्टेड लोग थे, उन्हीं से काम लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने जब ये नहीं किया, उसका सहारा नहीं लिया, उन्होंने क्या किया कि पहले गवर्नमेंट बीजेपी और पीडीपी की थी, उसको डिसॉल्व कर दिया। और वो भी देखा गया वो ड्रामा कैसे हुआ जब डिसॉल्व हुआ। डिसॉल्व करने के बाद उन्होंने क्या किया कि गवर्नर को पावर दे दी। ये पावर किसी भी सतह पे कोर्ट में इस वक्त इसीलिए अभी तो चल रहा है, तो सब जुडिशल मामला, क्योंकि ये पावर उनके पास नहीं था। उन्होंने बाया भटिंडा एक रास्ता यूज किया, वो गलत है। हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये कहते हैं कि 370 की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए हैं। हम लोगों के सामने ये कहते हैं कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जो कुछ आज तक है, हम फख्र से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगरचे पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, वो वोट सिर्फ असेंबली के लिए नहीं कर सकते थे, पार्लियामेंट के लिए कर सकते थे। ये जो थे, क्या नाम है, गोरखास, वो भी करते थे। मुझे कोई बताइए कि क्या कोई गोरखा, क्या कोई पाकिस्तानी रिफ्यूजी यहाँ टेंट में रहता है? क्या वो ज़मीन का मालिक नहीं है? वो ज़मीन का मालिक है, उसको बाज़ाब्ता ज़मीन दी गई है। वो किसी हर एक की अपनी छत है। जहाँ 370 नहीं था वो बिहार है, जहाँ आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आज भी सड़कों के ऊपर है, पुलों के नीचे है, बड़ी बड़ी पाइपों में है। तो हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि 370 की वजह से लैंड मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर में जो हुआ, वो तो आज महसूस भी कर रहे हैं लोग कि जो जॉब प्रोटेक्शन है, लैंड प्रोटेक्शन है, ये रहना चाहिए और उसका आज नुकसान भी हो रहा है। फिर मैं इजाफा करूंगा इसमें, हमारे साथ हिमाचल है, वहाँ 377 है। अभी वहाँ लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी है, उनको उन्होंने असेंबली से बाहर, वहाँ लोग अब एजिटेट करने लगे हैं। लोगों को समझ आने लगा है कि ये धोखा कर रहे हैं। तो ऋषि साहब, इन टोटलिटी क्या आपको लगता है, अभी तो फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा चुनाव का, लेकिन जब भी होता है तो क्या लगता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां तक पहुंच पाएगी? हमेशा इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी कि हम डेवलपमेंट जो हमने की है, आने वाला फ्यूचर। एक और चीज मैं बताऊंगा आपको कि उमर साहब जब सरकार में थे तो 7,800 करोड़ की बजट थी। आज 1,22,000 करोड़ की बजट है। उसके बावजूद देखो कि हाल क्या है, कोई ऐसी विजिबल चेंज नहीं है। आप अपने दम पर सरकार बनाएंगे कि गठबंधन करेंगे? हम लोगों के सपोर्ट से सरकार बनाएंगे, फुल मेजॉरिटी के साथ इंशाल्लाह। तो अगर कोई गुंजाइश आती है आपको कल को किसी के साथ कोलिशन करने की, उस वक्त खास करके उसी पार्टी के साथ जिसके साथ आपका केंद्र में भी गठबंधन रहा, उस वक्त क्या गुंजाइश? उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त हल निकालें। चलिए, ये राजनीति में कहा जाता है कि पत्ते पूरे खोले नहीं जाते कभी, वो तो खुले भी नहीं चाहिए। तो फिर राजनीति का एक ही हुई अगर पत्ते खोल दिए तो। देखिए, पहली चीज ये है कि हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो इसी हिसाब से चलें। चलिए विशेष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका। फिलहाल इतना ही, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। थैंक यू।